प्यारे छात्रों नमस्कार और एक बार आपका पुनः से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कौटिल्य के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत की, यानी कि राज्य के जो 7 सिद्धांत कौटिल्य ने बताए हैं। जैसे आज राज्य के 4 अंग आप जानते हैं कि एक निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता है। उसी प्रकार कौटिल्य ने अपनी तत्कालीन परिस्थिति में राज्य के लिए 7 अंग बताए थे या 7 तत्व बताए थे, उन्हीं को कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इसमें जो 7 सिद्धांत है वो हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। हमने देखा था कि मनु ने भी इसी प्रकार 7 अंगों की बात की है, किंतु कौटिल्य ने मनु से थोड़े आगे जाकर इन 7 अंगों के महत्व को भी बताया है। उसने कहा है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए सिर महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार एक राज्य के लिए राजा का महत्व है। यानी कि जितना महत्वपूर्ण एक व्यक्ति के शरीर में सिर होता है, उतना ही महत्वपूर्ण किसी राज्य के लिए राजा या स्वामी है। अमात्य उस राज्य की आंखें होती है, जनपद जंगाएं होती हैं, दुर्ग हाथ, कोस मुख और दंड, जो दंड है सेना यानी कि वो मस्तिष्क का काम करती है, और मित्र कान का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, सप्तांग सिद्धांत के महत्व को कौटिल्य ने बताया है। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने मनुष्य के लिए राज्य को अनिवार्य व आवश्यक बताया है, उसी प्रकार कौटिल्य ने भी मनुष्य के लिए राज्य को अनिवार्य बताया है। उनका मानना है कि राज्य के अभाव में मानव के समक्ष असुरक्षा का खतरा तो पैदा होगा ही, साथ में मानव का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। असुरक्षा, अराजकता, अशांति, जीवन की क्षणभंगुरता से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य मनु को अपना राजा बनाता है। ऐसा क्या है, एक समझौता होता है जनता और राजा के मध्य। राजा कौन है, मनु, और अपनी इन असुरक्षा, अराजकता, अशांति से बचने के लिए जो जनता है वो मनु को अपना राजा स्वीकार करती है। तो एक प्रकार का सामाजिक समझौता सिद्धांत कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दिया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के द्वारा राज्य के स्वरूप के संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है उसे सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि नामकरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का निर्धारण आवश्यक 7 तत्वों, प्रकृतियों से होता है। जिस प्रकार वर्तमान समय में राज्य के निर्माणक तत्वों में 4 तत्व, जैसे मैंने अभी बताया, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता है, उसी प्रकार प्राचीन समय में सप्तांग सिद्धांत को यानी कि 7 तत्वों को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना गया था। और कौटिल्य से पूर्व मनु, शुक्र और भीष्म ने भी सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस तरह यह सावयव सिद्धांत पर आधारित है। जिस प्रकार मानव शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है और सभी अंगों का अपना विशेष महत्व होता है, एक अंग में व्यवधान आने पर संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार सप्तांग सिद्धांत की 7 प्रकृतियों का भी क्या है, महत्व है। यह सिद्धांत पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से आयात किया हुआ न होकर वरन यह शुद्ध रूप से भारतीय है। जो सप्तांग सिद्धांत है वो शुद्ध रूप से क्या है, भारतीय है। इसका उद्गम हम ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में देखते हैं, पुरुष सूक्त में देखते हैं। शुक्र नीति में राज्य के इन अंगों को मानव शरीर से तुलना करते हुए कहा गया है कि इस शरीर रूपी राज्य में राजा सिर के समान है, अमात्य आंखें हैं, जनपद जंगाएं हैं, कोष मुख है, सैन्य बल मन है, दुर्ग हाथ हैं और मित्र कान है। यानी कि क्या है, शुक्र नीति में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। यानी कि ये कौटिल्य का कोई अपना सिद्धांत नहीं है, बल्कि उसने प्राचीन ग्रंथों से इस सिद्धांत को लिया है। अब इन जो 7 अंग है उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है राजा। सप्तांग सिद्धांत में जो सबसे अधिक महत्व दिया गया है वो राजा को दिया गया है। राजा की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण उसे स्वामी नाम दिया गया है। स्वामी का अर्थ होता है आदेश देने वाला, अर्थात राजा प्रशासन की मुख्य धुरी होता है। उसका प्रत्येक आदेश सर्वोच्च एवं अंतिम होता है, जिसकी अनदेखी राज्य की अपराधी में कोई भी नहीं कर सकता। कौटिल्य अपने राजा को राज्य का केवल एक शासक ही नहीं देखता है,
बल्कि वह तो उसे राजशीर्ष के रूप में देखना चाहता है, यानी कि वो शासक ही नहीं है बल्कि क्या है, अपने आप में देवता के तुल्य है। कौटिल्य ने राजा के गुणों पर विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि राजा को महाकुलीन, दैव बुद्धि संपन्न, धैर्यवान, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी और दृढ़ बुद्धि गुण संपन्न परिवार वाला तथा शास्त्र बुद्धि से युक्त होना चाहिए। यानी कि जितने भी प्रकार के गुण हो सकते हैं उतने गुण राजा के भीतर होने चाहिए। जिस प्रकार प्लेटो अपनी कृति रिपब्लिक में जिस दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रतिपादित करते हैं उसमें राजा की विशेष शिक्षा पर बल देते हैं, ठीक उसी प्रकार कौटिल्य भी राजा की शिक्षा पर बहुत अधिक बल देते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार घुन लगी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिस राजकुल के राजकुमार शिक्षित नहीं होते वो राजकुल भी क्या है, बिना युद्ध के भी क्या है, समाप्त हो जाता है। कौटिल्य ने राजा के लिए जिन आवश्यक विद्याओं का उल्लेख किया है उसमें है दंड नीति, सैनिक शिक्षा, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और धर्मशास्त्र, यानी कि इनका ज्ञान किसी राजा को होना अनिवार्य है। इस तरह राज्य की संप्रभुता की संपूर्ण शक्ति राजा में ही निवास करती है, जिसका आदेश अंतिम व सर्वोच्च होता है। दूसरा जो तत्व है राज्य का वो है अमात्य। कौटिल्य के अनुसार अमात्य से तात्पर्य मंत्रियों से है। मैंने इस पे मनु जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि मनु ने भी अमात्य को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या है, महत्वपूर्ण माना है। अमात्य राज्य का दूसरा अंग होते हैं जो प्रशासन संचालन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि एक पहिए की भांति राजकाज भी बिना सहायता सहयोग से नहीं चलाए जा सकते। जैसे अगर कोई गाड़ी है उसके 4 पहियों के सहयोग के बिना उसे नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार अमात्य भी क्या है, उस राजा के पहियों के समान है। उनके सहयोग से ही क्या है, राजकाज को चलाया जा सकता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति कर उनसे परामर्श ले और उस परामर्श के आधार पर ही क्या है, अपने राज्य का संचालन करे। कौटिल्य का मानना है कि अमात्यों के चरित्र की परीक्षा के बाद ही उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। धर्मोपता, अर्थोपता और भयोपता अर्थात धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परीक्षित पवित्र अमात्यों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्यभार सौंपना चाहिए। कौटिल्य का कहना है कि स्वामी को चाहिए कि वह अमात्यों को अपनी आवश्यकता एवं सुविधा अनुसार नियुक्त करे। योग्य एवं प्रभावी अमात्य होने की स्थिति में प्रशासन एवं साम्राज्य सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच सकता है। तीसरा है जनपद। जनपद को उन्होंने विभिन्न अंगों में बांटा हुआ है। राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें तीसरा महत्वपूर्ण अंग जनपद है। वर्तमान राजनीतिक विचारक राज्य के निर्माणक तत्वों में के रूप में जनसंख्या एवं निश्चित भूभाग को पृथक पृथक रूप से क्या है, स्वीकार करते हैं। लेकिन कौटिल्य ने इन दोनों तत्वों के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया है। जनपद यानी कि जन और जनता भी, और जो क्षेत्र है वो भी उसी के अंदर आ जाता है। जनपद का अर्थ है जनता युक्त भूमि। जनपद के बिना राज्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। कौटिल्य का मत है कि मनुष्यों से रहित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता और जनपद रहित भूमि राज्य नहीं कहला सकती। अतः यदि जनपद ना होता तो राज्य किस पर किया जाएगा। और जो जनपद का संगठन कौटिल्य ने बताया है वह इस प्रकार है। गांव, 10 गांवों को मिलकर एक संग्रहण, 200 गांवों को मिलाकर एक ख्वारटिक, 400 गांवों को मिलाकर द्रोणमुख और 800 गांवों को मिलाकर स्थानीय। तो इन पे इन्हीं नामों से क्या है, संग्रहणकर्ता, खार्टिक, द्रोणमुख, स्थानीय, इसी नामों से क्या है अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। इस प्रकार जनपद जो है संगठन की सर्वोच्च इकाई है और सबसे छोटी एवं निचले स्तर पर गांव है, जिनको मिलाकर अन्य इकाइयां क्या है, अस्तित्व में आती है। कौटिल्य ने जनपद के भूभाग एवं जनसंख्या के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है जो एक आदर्श राज्य का रूप ले सके, लेकिन जनपद को आदर्श एवं खुशहाल बनाने के लिए गुणवत्ता और शारीरिक श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। वो जो शारीरिक श्रेष्ठता पर बल दिया गया है वो कौन कौन से बिंदु है? पहला है समुचित निवास स्थान प्रदान कर सके,
राज्य की शत्रुओं से रक्षा कर सके, उपयुक्त व्यवसाय प्रदान कर सके, पड़ोसी राज्यों पर निगरानी रखी जा सके, जंगली जानवरों द्वारा संभावित उत्पात से रक्षा की जा सके, चरागाह उस राज्य में उपलब्ध होना चाहिए, कृषि योग्य भूमि, खानों तथा वनों से वो भूमि क्या है, समृद्ध होनी चाहिए, आंतरिक संचार के लिए नदियों, जल मार्गों तथा स्थल मार्गों से युक्त भूमि भी एक राज्य में होनी चाहिए, जिसका व्यापार विविध प्रकार तथा मूल्यवान हो, ऐसा राज्य होना चाहिए, और जन कल्याण के लिए आवश्यक संसाधनों से क्या है, वो भरपूर होना चाहिए। कौटिल्य ने जनता के विषय में लिखा है कि जनता निष्ठावान, स्वाभिमानी होनी चाहिए। इसके अलावा वह सरल हृदय वाली भी होनी चाहिए। राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की क्षमता जनता के भीतर होनी चाहिए और उन्हें वो कर स्वेच्छा से क्या है, अदा करने चाहिए। जनता में शासक की आज्ञाओं का स्वाभाविक रूप से पालन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा जो जनता है वो अपने राजा के प्रति ईमानदार हो, ऐसी जनता राज्य के भीतर होनी चाहिए। चौथा जो अंग है वो है दुर्ग। दुर्ग 4 प्रकार के दुर्गों की बात कौटिल्य ने की है: औद्योगिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग और वन दुर्ग। कौटिल्य ने इन दुर्गों को उतना ही महत्वपूर्ण माना है जितना जनपद या राजा को। दुर्ग राज्य रक्षात्मक शक्ति तथा आक्रमण शक्ति दोनों का प्रतीक है। राज्य को अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग बनवाने चाहिए, जिनमें सेना के लिए अच्छी मोर्चाबंदी, पानी, भोजन सामग्री, बारूद आदि का क्या है, यथोचित प्रबंध होना चाहिए। जनपद की चारों दिशाओं में राजा युद्धोचित प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करवाए, यानी कि जो जनपद है उसके जो चारों दिशाएं हैं वहाँ उन दिशाओं में बॉर्डर पर क्या है, दुर्गों का निर्माण राजा को करना चाहिए। औद्योगिक दुर्ग क्या होते हैं? चारों ओर पानी से घिरा हुआ टापू के समान गहरे तालाब से आवृत स्थल औद्योगिक दुर्ग कहलाता है, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या है, पानी फैला दिया जाए। इसे जो प्राकृतिक भी हो सकता है और इसे मानव निर्मित भी हो सकता है। दूसरा है पार्वत दुर्ग, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानों और पर्वतों के बीच में जाके जिस दुर्ग का निर्माण किया जाए उसे पार्वत दुर्ग कहते हैं। धानवन दुर्ग जल और घास आदि से रहित या फिर जो मरुस्थलीय भूमि है उसके बीच में जाकर क्या है, किसी दुर्ग का निर्माण किया जाए तो उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। और वन दुर्ग जो वनों या दलदलों या पूरे चारों ओर कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग हो उसे वन दुर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार राज्य की सुरक्षा के लिए कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों पर का महत्व दिया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कोष, जो कि 5वां अंग है। वो भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना धन के राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन नहीं किया जा सकता और बिना धन के कोई भी क्या है, कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए राज्य का महत्वपूर्ण आधार क्या है, कोष होता है। राजा का पहला कर्तव्य है कि वह कोष में वृद्धि करने की हर संभव कोशिश करे। अर्थशास्त्र में अर्थ की प्रधानता है। कौटिल्य का मत है कि धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में अर्थ की सबसे अधिक प्रधानता है। कौटिल्य का मत है कि कोष में धर्मपूर्वक साधनों से वृद्धि करनी चाहिए। कोष की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए ताकि हर स्थिति का बिना किसी संकट के सामना किया जा सके। कोष सोने, चांदी, बहुमूल्य रत्नों से भरा होना चाहिए। प्रजा द्वारा राजा को अन्न का 6वां, व्यापार का 10वां भाग क्या है, कर के रूप में देना चाहिए और क्या है, सोने भी राजा को भेंट करने चाहिए। इस प्रकार कोष संकट एवं शांति दोनों में क्या है, शांति काल और संकट काल दोनों में क्या है, उपयोगी है। 6ठा जो अंग है वो है सेना या दंड। कौटिल्य के अनुसार दंड का अर्थ सेना से है। सेना राज्य की सुरक्षा की प्रतीक है। शक्तिशाली सेना होने पर ही कोई राजा आक्रमण करने का क्या है, दूसरे राज्य पे आक्रमण करने का साहस कर सकता है। और अगर राजा के पास मजबूत सेना है तो दूसरा राज्य राजा पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और मित्र बनने की चाह रखेगा। कौटिल्य का मानना है कि सेना में भर्ती के लिए क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले क्षत्रियों को सेना में भर्ती किया जाना चाहिए। और अगर
क्षत्रिय नहीं मिल रहे हैं तो वैश्य और शूद्र को उनके बाद स्थान दिया जाना चाहिए। कौटिल्य का मानना है कि यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न किया जाने का परामर्श दिया है, यानी कि अगर बहुत आवश्यक हो तभी ब्राह्मणों को सेना में भर्ती किया जाए, वरना ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न किया जाए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। और सैनिकों के लिए उन्होंने कहा है कि सैनिकों को सदैव राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और दूसरी ओर राजा का यह कर्तव्य है कि वो सैनिकों को अच्छा वेतन और उनके परिवारों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान देकर उन्हें संतुष्ट तथा प्रसन्न रखे। ऐसा करने से सैनिक राजा की आज्ञा पालन कर सकेंगे और शत्रु का भी डटकर मुकाबला कर सकेंगे। अब अंतिम जो अंग है सप्तांग सिद्धांत का, वह है मित्र यानी कि जो पड़ोसी राज्य हैं और वो उनमें भी जो राज्य के मित्र राष्ट्र हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य की प्रकृति के लिए और आपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि राजा अपने ऐसे मित्र बनाकर रखे जो समय पर उसकी सहायता कर सकें, यानी कि युद्ध काल पर उसकी सहायता कर सकें। मित्र वंश परंपरागत, विश्वासी, स्थायी और हितैषी होने चाहिए। इसके साथ ही राजा अपने मित्रों को सदैव अपने वश में रखे और उनसे समय समय पर कार्य लेता रहे। इसी को आधार मानकर उन्होंने परराष्ट्र नीति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए हैं ताकि राज्य अपने हितों में अभिवृद्धि कर सके। कौटिल्य ने स्पष्ट शब्दों में मित्र के गुण पर लिखा है कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो वंश परंपरागत हो, स्थायी हो, अपने वश में रह सके, जिनसे विरोध की संभावना न हो, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त हों, समय आने पर सहायता कर सकें। मित्रों में इन गुणों का होना मित्र संपन्न कहा जा सकता है। यानी कि ऐसा ना हो कि आप युद्ध में गए और आपके मित्र ने आपका धोखा दे दिया, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप युद्ध को हार जाएंगे। तो इस प्रकार कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में सातों तत्वों का क्या है, महत्व है, सापेक्षिक महत्व है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई अधिक महत्वपूर्ण है और कोई कम महत्वपूर्ण है, सब एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। एक तत्व के कमजोर होने पर अन्य सभी तत्व प्रभावित होते हैं और इनके परस्पर सहयोग से ही राज्य की व्यवस्थाओं का सफल संचालन हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को पढ़ा। कल हम कौटिल्य के राजा के संदर्भ में पढ़ेंगे कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, राजा के क्या क्या कार्य हैं, राजा के क्या क्या कर्तव्य हैं, राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।